नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी कोल। तो इसी बीच बात करते हैं बड़ी खबर की जो कठुआ से साफ तौर पर निकल कर आ रही है, जिस बीच ये बता दें कि कठुआ जिला पुलिस लाइन में हुए हत्याकांड की जांच जारी है और आरोपी कांस्टेबल से पुलिस कर रही है कड़ी पूछताछ। इसी बीच कांस्टेबल ने की थी हवलदार की गोली मारकर हत्या। आपको बता दें कि कहासुनी होने पर वारदात को दिया था अंजाम। बड़ी खबर साफ तौर पर आ रही है, जहां पुलिस लाइन में ये हत्याकांड साफ तौर पर किया गया। जांच जो है वह अभी भी जारी चलाई जा रही है और आरोपी कांस्टेबल से पुलिस कर रही है पूछताछ। और इसी बीच आपको बता दें कि जहां पे कांस्टेबल ने की थी हवलदार की गोली मारकर हत्या और बताया जा रहा है कि कहासुनी होने पर वारदात को अंजाम दिया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि कारण जो है वो आपस में कहासुनी जो है साफ तौर पर होती हुई आई, जिस बीच में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक पुलिसकर्मी ने दूसरे पुलिसकर्मी पर जो है गोलियां दाग दी। इसी की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सर्वजीत जुड़ चुके हैं, तो सर्वजीत से ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो सर्वजीत, आपसे जानना चाहेंगे इस समय क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बात करें कि गर्मागर्मी इतनी हो गई कि लगातार ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 गोलियां जो है वो चलाई गई है। जी बिल्कुल प्रिंसी, ये देर रात की घटना है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कठुआ में। यहाँ पर सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और कहासुनी जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सिलेक्शन ग्रेड ने हेड कांस्टेबल के ऊपर जो है AK-47 तान दी और उसमें से भी 5 से 7 राउंड फायर जो है वो हेड कांस्टेबल के ऊपर कर दिए, जिसे हेड कांस्टेबल को पुलिस कर्मियों ने GMC कठुआ पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत लाया घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना जो है आपस में कहासुनी के बीच में ही यहाँ पर हुई है। हालांकि पूरे क्या कारण रहे हैं इसको लेकर कठुआ पुलिस जो है वो पूरी तफ्तीश कर रही है। जो आरोपी सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल है उसको रात को ही कठुआ पुलिस जो पुलिस स्टेशन कठुआ की टीम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर बात करें तो हेड कांस्टेबल का अभी GMC कठुआ में पोस्टमार्टम भी यहाँ पर हो रहा है। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। क्या कारण रहे हैं, किस बात को लेकर कहासुनी हुई है और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि AK-47 से गोलियां दागनी पड़ी, इस सब को लेकर पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। बिल्कुल सर्वजीत, देखिए बात इतनी बढ़ गई कि गोली से जो है गोलियां दागनी पड़ी। और आप देखिए कि जहां पे अगर नॉर्मल हम बातचीत करते हैं, बहस तो आमतौर पर होती है, इससे कहीं ना कहीं अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि गोलियों पर बात आती है। क्या सर्वजीत इसमें कोई ऐसी जानकारी निकली है कि आपसी कोई रंजिश पहले से थी या परिवार में से कोई ऐसी रंजिश हो कि जिसके कारण इस प्रकार से गोलियां चलाई गई? जी प्रिंसी, जो जानकारी हमें मिल रही है कि जो हवलदार जिसकी इस पूरे हादसे में जिसकी मौत हुई है उसमें अगर बात करें तो वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर स्थानांतरित होकर DPL कठुआ में आए थे। हालांकि क्या बात हुई आपस में, किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ है, क्योंकि इस बैरक में कुछ और लोग भी और कुछ और पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ कर रही है पुलिस के आला अधिकारी। यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर इतना क्या मामला बढ़ गया कि जो पहले जो उनकी नोकझोंक हुई है, आपस में कहासुनी हुई है, जिसके बाद जो है AK-47 की राइफल से बंदूक से जो है यहाँ पर गोलियां दाग दी जाती हैं। पूरे मामले की जांच जो है वो पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। बीती देर रात की घटना है और देर रात पुलिस के आला अधिकारी SSP कठुआ RC कोतवाल भी मौके पर पहुंचे हुए थे और पूरी जो घटना हुई है इसके बारे में वो जांच कर रहे हैं। जी सर्वजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अभी भी जांच पड़ताल जो है साफ तौर पर की जा रही है और बड़ी बात यह है कि देखिए कहासुनी जो है वो इतनी बढ़ गई, आपसी बहस इतनी बढ़ गई कि गोलियां चलानी पड़ी और जिस बीच में एक की जो है वह मृत्यु भी हो चुकी है। अब देखना ये होगा किस प्रकार से पूरी जांच इस पे की जाएगी और क्या कुछ कारण वाकई में यही कारण है या कुछ और भी कारण इसमें साफ तौर पर निकल कर आ सकते हैं। तो चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो जहां बात करते हैं सांबा की। तो सांबा से साफ तौर पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां आपको बता दें कि
जिला सांबा में गरीबों को नहीं मिल रहा केंद्र की योजनाओं का लाभ और जिले के दूरदराज के कई ग्रामीण हल्के केंद्र की योजनाओं से वंचित है और प्रधानमंत्री आवास योजना का कई इलाकों में नहीं है नामो निशान। पंचायतों के प्रतिनिधि भी गरीबों के सामने दिख रहे हैं बेबस। आपको बता दें कि सांबा जिला से खबर निकल कर आ रही है, जहां पे केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा। दूरदराज इलाकों की बात करते हैं, ग्रामीण हल्के केंद्र की योजनाएं जो है उनसे वंचित है और प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं निकाली गई है, जिसमें से एक योजना है आवास योजना, उसकी भी पूर्ण रूप से जो लोगों को मिलनी चाहिए थी सुविधा वो नहीं मिल रही है और पंचायतों के प्रतिनिधि भी गरीबों के सामने दिख रहे हैं बेबस। जहां बात करते हैं आवास योजना की, ये साफ तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिनके कच्चे घर है, जिनके घरों पर छत नहीं है या जो जरूरतमंद लोग हैं आर्थिक तौर पर वे इतने मजबूत नहीं कि अपना घर बना सके। लेकिन इसमें यह खबर निकल कर आ रही है कि उन तक ये योजनाएं जो है वे नहीं पहुंच पा रही। तो इसी की तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ऋषि से ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो ऋषि, आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा जिस तरीके से आवास योजना उनके लिए निकाली गई थी जिनके घर कच्चे हैं, जिनके सर पे छत नहीं है या जिनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार से नहीं है कि वे अपना घर बना सके, लेकिन अभी भी उन लोगों तक ये नहीं पहुंच पा रहे। देखिए, बिल्कुल आज की इस आधुनिक युग की बात करें तो लगातार जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीबी रेखा में बिलोंग करते हैं, उनको आज की सरकारी जो योजना है उनसे वंचित रहना पड़ रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो सांबा जिला के दूरदराज इलाके पुरमंडल में सामने आया है। इससे पहले अगर देखें तो सांबा के कई दूरदराज इलाके और भी है, सुम ब्लॉक है या बॉर्डर का इलाका है, वहां पर कई ऐसे घर है जो कच्चे हैं, मिट्टी से बने हुए हैं और लगातार टूटने की कगार पर आ चुके हैं और कई घर तो टूट भी चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की एक स्कीम आई, उसका भी लाभ जो है वो यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको नहीं मिल पा रहा। और उसी के साथ इससे पहले अगर इंदिरा आवास योजना का भी अगर जिक्र करें, उसका भी कोई फायदा लोगों को धरातल पर नहीं मिला। और आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो दरबदर हो रहे हैं, जिनके पास अपना छत पाने के लिए छत तक नहीं है, बैठने के लिए जगह तक नहीं है। और ये जो विजुअल्स आप चला रहे हैं, इन विजुअल्स को भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश हो, धूप हो, कहां पर ये लोग बैठेंगे, कहां पर ये किसका सहारा मांगेंगे। और आज जब सरकार की इनको काफी जरूरत है और सरकार बड़े बड़े दावे वादे करती है कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं, हम गरीबी रेखा पूरी तरह से खत्म करेंगे, लेकिन शायद ये तस्वीरें साफ तौर पर बयान करती है कि चाहे पिछली सरकारें हो या अभी की जो सरकारें हैं, ये गरीबों को बिल्कुल। देखिए ऋषि, जिस तरीके से आपने भी कहा कि तस्वीरें सब कुछ जाहिर करती है, घर की हालत ऐसी है कि कहीं ना कहीं सवाल ये उठते हैं कि वाकई में एक इंसान इस घर में रह सकता है। और इस समय जहां हम बरसात के मौसम की बात कर सकते हैं, ये घर भी कच्चा है पूर्ण रूप से। तो जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं और ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर हम डीडीसी बीडीसी की बात करते हैं, जब चुनाव आते हैं तो घर घर जाकर ये कहते हैं कि आप हमें सपोर्ट दीजिए, लेकिन जैसे ही आप सत्ता में आते हैं आप इन गरीब घरों को क्यों भूल जाते हैं? देखिए प्रिंसिप, बिल्कुल सही कहा आपने। जो नुमाइंदे होते हैं जनता के, उनका ये फर्ज बनता है कि अपने जो जनता है उनकी बारी, उनकी सुध ली जाए, पूछा जाए कि किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। जबकि यहाँ जब मैं पहुंचा था और ग्राम पे जाकर इस परिवार से जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि हमने पंच सरपंच से बात की थी, उन्होंने कहा था कि आपने आपका नाम जो वो लिस्ट में डाल दिया है। 2 साल से लगातार जद्दोजहद की जा रही है, इससे पहले भी जद्दोजहद की जा रही थी, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया। पिछले पंच सरपंचों की बात करें, उन्होंने नहीं किया। ये वाले जो एट प्रेजेंट पंच सरपंच है, ये कहते हैं कि हम काम करवा रहे हैं, 2 साल हो गए हैं, पंच प्रशासन कहता है कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो किस तरह से हम कहेंगे कि सरकारी योजनाएं यहाँ पर पूरी तरह से सही साबित होती है? कहीं ना कहीं जो नुमाइंदे हैं वो सिर्फ वोट बैंक के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, वोट बैंक के लिए वो लोगों के घरों तक पहुंचते, चाहे वो जितने मर्जी आप पहाड़ चला लीजिए, जितना मर्जी आप ऊपर तक उनको लेकर जाइए, वो लोगों के बीच जाते हैं। लेकिन जब वोट मिल जाते हैं, सत्ता हाथ में आ जाती है, कुर्सी हाथ आ जाती है, शायद ये गरीब तबका जो वोट उनको देता है उनको ये भूल जाते हैं। शायद यही वजह है कि आज गरीबी रेखा लगातार खत्म नहीं हो पा रही, लगातार ये गरीबी रेखा बढ़ती जा रही है। और प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हम गरीबों का खास ख्याल रखेंगे, गरीबों तक हर एक सुविधा पहुंचाएंगे। ग्रामीण आवास योजना का इतनी बड़ी ये योजना है, पूरे देश भर में चलाई गई, लेकिन शायद आज भी दूर दराज इलाके वाले लोग पूरी तरह से योजना से वंचित हैं। और खासतौर पर मैं अगर मैदानी इलाकों की भी बात करूंगी तो पहाड़ी इलाके का मैं जिक्र कर रहा हूँ। इस इलाके में मैं गया था, ये पुरमंडल का संगड़ इलाका है, इसके आसपास ऐसे कई गांव है, यहाँ पर आज भी ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना नहीं पहुंच पाई है। कई बार कर काट चुके, कई बार ये एप्लीकेशन वो डीसी ऑफिस
पहुंचाई है, नुमाइंदों को बताया है, लेकिन धरातल पर पूरी तरह से योजना फेल साबित होती नजर आ रही है। और मुझे लगा कि अगर ऐसा रहा शायद ये जो योजना बड़े बड़े कागजों में रखवाई जाती है कि इस योजना का जी ऋषि, इस बीच ये सवाल भी उठता है, जब आप ऐसे इलाकों में जाते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, क्या कुछ कहना होता है उनका? जितना हम समझ पा रहे हैं, ये तो जरूर पता होगा कि इस प्रकार की योजना है जिससे आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन उन तक कोई ये पहुंचा पा रहा है या नहीं पहुंचा पा रहा? परिवार का क्या कुछ कहना है? जो लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं वो क्या कुछ कहते हैं इस बारे में? देखिए, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमें अभी तक इन सुविधाओं का फायदा नहीं मिल पाया। और खासतौर पर अगर नुमाइंदों की बात करें तो नुमाइंदों का ये पहला फर्ज बनता है कि अपनी जनता की सुध ली जाए। जनता की सुध लेने के लिए मैं वही कह रहा हूं कि लोग जाते हैं, लेकिन इसमें आश्वासन देने से कुछ नहीं होता। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो काम नुमाइंदों ने करना था, जो सरकारों ने, प्रशासन ने करता था, वो काम आज एनजीओ कर रहे हैं, वो काम आज सामाजिक संस्थाएं कर रही है। कंट्रीब्यूशन कर जो वो घरों तक पहुंचती है, इनको मदद मुहैया करवाती है। ये एक ऐसा परिवार है जिनके परिवार का कोई मुखिया ही नहीं है, वो आज मुखिया इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस तरह के कई ऐसे परिवार है जिनकी सुध नहीं ली जाती। उन लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि इस तरह की कोई योजना हमारे लिए बनाई गई है। ये सीधा यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनका फर्ज बनता है कि जाएं, अपने इलाकों में जाएं, अगर नहीं गए हैं तो उनको लोगों को ये अवेयर किया जाए कि भाई आपके लिए ये योजना है, आप अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, कागज दीजिए। अगर राशन कार्ड नहीं है तो आपका राशन कार्ड भी हम बनाएंगे ताकि इससे राशन कार्ड के मदद से आपका ये घर वो बन पाए। शायद कहीं ना कहीं प्रशासन की बात करें या सरकारों की बात करें तो उनका काम है कि इस योजना को बनाना, करवाना, जो वो अपने निचले जो एम्प्लॉयज है उनका काम है कि घरों तक पहुंचा जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए जिनको आज इस योजना की जरूरत है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं सालों लग जाते हैं इस योजना को इम्प्लीमेंट करवाने में, और उसके बाद में फायदा जो वो गरीब जनता को, गरीब व्यक्ति को नहीं मिल पाता। और ये परिवार या इस तरह के कई ऐसे परिवार है जो आज इस योजना से पूरी तरह से वंचित है, कोई फायदा इस योजना का नहीं मिल रहा और आज लगातार अपनी जिंदगी पूरी तरह से कर रहे हैं, दुख भरी जिंदगी अपनी व्यतीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आज नहीं बनता इनका घर तो आगे किस तरह से बनेगा, ये तो भगवान ही इनका मालिक। जी ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल साफ तौर पर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कैसी तस्वीरें हैं कि 21वीं सदी में जहां हम रह रहे हैं, योजनाएं भी बनाई जा रही है, लेकिन उन लोगों तक ये लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा जो वाकई इसके हकदार है। तो बहुत जरूरी है जिस भी ग्रामीण एरिया में ऐसे लोग दिखते हैं जिनके घर इस प्रकार से है, उन तक मदद पहुंचाई जा सके और उन्हें भी इस योजना का लाभ जो है वह साफ तौर पर मिल सके। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं अनंतनाग की। वहां से साफ तौर पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये आपको बता दें कि नशे के अवैध कारोबारियों पर अनंतनाग पुलिस कस रही है शिकंजा। और बिजबिहाड़ा में एक मकान में गुप्त ठिकाने से 580 किलो बुक्की बरामद की गई है। जमीन के अंदर छिपाकर रखे गए थे बुक्की के 27 बैग। पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को मौके से किया है गिरफ्तार। साफ तौर पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है जहां पे अवैध रूप से कारोबारी जो है वो नशे की इस प्रकार से 580 किलो की बुक्की जो है वह बिजबिहाड़ा के एक मकान से साफ तौर पर बरामद की गई है। और अनंतनाग पुलिस जो है अब साफ तौर पर अपनी नकेल जो है, जो शिकंजा अपना है, साफ तौर पर कस रही है। और आपको ये बता दें कि जमीन के अंदर छिपाकर रखे गए थे ये बुक्की के 27 बैग और पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को भी मौके से गिरफ्तार किया है। आप समझ सकते हैं कि कितने समय से ये अभियान यहां पे चल रहा होगा। ये 27 बैग जो है पकड़े गए हैं जिसमें 580 किलो बुक्की जो है वो बरामद की गई है। पुलिस, अनंतनाग पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और ये भी बोला गया है कि जो और इसमें शामिल होंगे उन्हें भी पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ भी एक बड़ी से बड़ी कार्रवाई जो है साफ तौर पर की जाएगी। और बहुत जरूरी भी है कि ऐसे लोग जो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं उन पर एक नकेल कसी जाए और उन्हें बताया जाए कि अगर आप इस प्रकार का कारोबार करते हैं, काम करते हैं, तो ये आपके लिए कितना घातक हो सकता है। वहीं पे नशे को अब जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में भी फैलाया जाए, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में फैलाया जाए, ताकि युवा पीढ़ी जो है इसमें लीन होकर कहीं ना कहीं अपने भविष्य को जिस तरीके से सुधार रही है वो ना सुधारे और युवा पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं नशे के चलते हुए अपना जीवन इसमें ही समाप्त कर दे। लेकिन पुलिस जिस तरीके से अपना शिकंजा कस रही है, इसको हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी मिली है
और बड़ी बात यह है कि जहां पे ये बुकी के बैग 27 बैग छिपाकर रखे गए थे उन्हें भी बरामद किया गया है। तो इसी की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फिदा हुसैन जुड़ चुके हैं। तो फिदा हुसैन से ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो फिदा, आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये 27 बैग पकड़े गए हैं, अनंतनाग पुलिस ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। ऐसा पहली बार नहीं है, बहुत बार देखा गया है इस तरीके से जो ये बैग्स है बरामद किए जाते हैं और कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को इसमें शामिल करने की कोशिश की जाती है। देखिए प्रिंसी, बिल्कुल अनंतनाग पुलिस का यही मानना है बार बार कि जो भी ये तस्करी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हमारा ऑपरेशन वो जारी है। पुलिस को एक पक्की सूचना मिली थी कि जमीन के अंदर एक हाइड बनाई गई जिसके अंदर ये बैग छुपा के रखे थे। उसके बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है और उसकी टीम वहां पर पहुंची। उन्होंने वहां पर जमीन को खोदने की कोशिश की तो वहां से बैग पाए गए। आज से पहले पुलिस को एक जो बड़ी सफलता वो मिली है जी। इससे पहले होटल जो है, जो युवा पीढ़ी जो है उसको घर से वहां पर छुपाई रखी थी। हुसैन बार बार तो उन्होंने यही आशा कि अनंतनाग को ड्रग फ्री रखा जाएगा और हमारी जो कोशिश है और हमारा जो ऑपरेशन है ये जारी रहेगा, ये रुकेगा नहीं, चाहे वो कुछ भी हो। कोविड काल में भी अनंतनाग पुलिस जो है उन्होंने इसके खिलाफ अपना ऑपरेशन जारी रखा है। उसी ऑपरेशन की एक कड़ी है जिसमें इतनी बड़ी सफलता जो बिजवाड़ा पुलिस के हाथ में लग गई है। इसमें गिरफ्तारियां भी हुई है और जो लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, अनंतनाग के लोग हैं, वो काफी ज्यादा तारीफ इस वक्त कर रहे हैं पुलिस की और उनका यही कहना है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है जो इस दलदल में फंसे हुए हैं उसको बाहर निकालने के लिए जिस तरह से पुलिस प्रयास कर रही है, जिस तरह से पुलिस ने इनके खिलाफ अपना ऑपरेशन जो है जिसको उन्होंने कभी डाउन नहीं किया बल्कि ऑपरेशन को जारी रखा है और ये ऑपरेशन जो है ये आगे भी चलना चाहिए। और बार बार पुलिस भी कहती है कि लोगों को चाहिए कि वो हमारा सपोर्ट करे और जहां कहीं पर भी उनके पास कोई भी खबर मिलती है तो हमें तुरंत बताए और वहां पर हम कार्रवाई करेंगे। जी फिदा, देखिए इसमें ये भी सवाल उठता है कि जो माँ बाप जिनके बच्चे इस नशे में कहीं ना कहीं झुलस जाते हैं और काफी ऐसी वारदातों में भी शामिल हो जाते हैं, चाहे हम चोरी चकारी की बात करें, नशे के अधीन हो जाते हैं, सुसाइड केसेस भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये इतना बड़ा जाल एक बिछाया जाता है, तो कितना जरूरी है कि जो भी तस्कर इसमें शामिल होते हैं या जो इसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि दोबारा जब वे ऐसा करने की भी सोचे वे 100 बार अपने दिमाग में ये गांठ बांध ले कि हमें ऐसा काम नहीं करना। क्योंकि युवा पीढ़ी, कश्मीर की युवा पीढ़ी की बात करते हैं, ऐसी कोई फील्ड नहीं जिस फील्ड में वो आगे नहीं है। नशे में धकेलने की कोशिश की जा रही है तो बहुत जरूरी है जिस तरीके से पुलिस प्रशासन इतना बेहतरीन काम कर रही है, लोगों को भी सहयोग देना चाहिए और इन जो भी इसमें शामिल होते हैं उनके खिलाफ एक बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए प्रिंसी की अगर हम ड्रग तस्करों की बात करेंगे जिनका बिस्तर अब गोल हो चुका है, अगर हम जिला अनंतनाग की बात करेंगे और उनका आखिरी जो दरवाजा है और उनका जो घर है वो तड़ाकू के पीछे है क्योंकि पुलिस का ये नारा है। और पुलिस ने जिस तरह से पहले से जब से एसएसपी अनंतनाग इम्तियाज हुसैन ने यहाँ पर जो ओहदा संभाला उसके बाद उन्होंने पहले यहाँ के लोगों के साथ बात की, यहाँ के संगठनों के साथ बात की, यहाँ के इस्लामिक संगठनों के साथ बात की, यहाँ के मौलानाओं के साथ बात की, यहाँ के ट्रेडर्स के साथ बात की। तो उन्होंने एक ही नारा दिया है कि इस ड्रग तस्करी को हम जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। और इसमें जितनी भी गिरफ्तारियां हुई है सबसे ज्यादा एफआईआर जो है वो इस कोविड काल को देख के भी यहाँ पर सबसे ज्यादा एफआईआर लगे हैं इन लोगों के खिलाफ। और ये भी कहा एसएसपी अनंतनाग ने कि मैं चाहता हूं कि जो युवा पीढ़ी इस दलदल में फंसी हुई है उनको कहीं से भी बाहर निकाला जाए और हमारी कोशिश यही है। लेकिन माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि जो माँ बाप अपने बच्चों को देख रहे हैं कि वो ड्रग्स करते हुए उनको पाते हैं लेकिन फिर भी वो चुपचाप कहते हैं कि मेरे बच्चे से गलती हुई है, अगर वो अभी नहीं सुधरेंगे तो शायद उनका भविष्य खत्म होगा और युवा पीढ़ी जो है जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है इस तस्करी में। लेकिन कहीं ना कहीं पे अब अनंतनाग पुलिस जो है इस कोशिश में लगी हुई है कि इसको कैसे नष्ट किया जाए इस अनंतनाग जिले से। जी फिदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं पुलिस विभाग को एक बड़ी कामयाबी मिली है
और इसी प्रकार से तमाम जो नशा तस्कर है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द इनका पर्दाफाश हो सके और न सिर्फ कश्मीर की बात करते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे विश्व को नशा मुक्त बनाया जा सके। SARS-CoV-2 का नया म्यूटेंट बेहद घातक साबित हो सकता है और आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की संभावित, जहां पे तीसरी लहर की बात करते हैं और जम्मू के जीएमसी की बात करें तो ये पहले से ही साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम तो पूर्ण रूप से तैयार है। और कहीं ना कहीं अगर प्रिंसिपल की बात करते हैं, जम्मू के जीएमसी प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा की बात करते हैं, उन्होंने एक बार फिर लोगों को इस घातक म्यूटेंट के प्रति आगाह किया है और उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर को रोकने का पूरा दायित्व लोगों पर है, जिन्हें चाहिए कि अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं तो संक्रमण को अपने से आगे ना बढ़ाए। और उन्होंने बताया कि इसके लिए ट्रैकिंग, टेस्टिंग और जहां पे ये तमाम चीजें जो है इनको एकमात्र विकल्प है। समझने सोचने की बात है कि कल का आने वाला म्यूटेंट, इस SARS-CoV-2 का, कोविड-19 करने वाला वायरस का म्यूटेंट कैसा होगा, कितना विरुलेंट होगा, कितना फास्ट ट्रांसमिसिबल होगा। और म्यूटेशंस तब बनते हैं जब वायरस बॉडी में मल्टीप्लाई कर रहा होता है। मल्टीप्लिकेशन के दौरान ही म्यूटेंट्स बनते हैं। और ऐसा है कि अगर वायरस को नए नए ह्यूमन होस्ट्स ना मिलें, मरीज़ ज़्यादा ना हो, तो म्यूटेशंस की दर भी उतनी ही कम हो जाएगी। इसलिए इसके थर्ड वेव की जो प्रेडिक्शन है, जिसमें ये समझा गया है कि हो सकता है छोटी पॉपुलेशन लेस देन 20 इयर्स चपेट में आ जाए और वायरस कहीं ज़्यादा घातक और ट्रांसमिसिबल ना हो, तो ऐसी प्रेडिक्शंस तो हैं। और इसको रोकने का कि थर्ड वेव आए ही ना, सारा दायित्व हर नागरिक पे है, हमारे पे भी है, जिसमें अगर कोई इन्फेक्टेड है लोग तो इन्फेक्शन को वही ख़त्म कर दें, अपने से आगे ना बढ़ने दें। उसके लिए यही है टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग। तो हर कोई जिसको लग रहा है कि वो कांटेक्ट में आया है पॉजिटिव के साथ या फिर किसी को सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ कोविड-19 है, इमीडिएटली टेस्ट करना। 15 अगस्त के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और मेडर की बात करें तो वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इस मौके पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यहां पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और आर्मी भी उनका पूरा सहयोग कर रही है। साथ ही कहा कि यहां पर नशे के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए नाइट पेट्रोलिंग के साथ साथ जगह जगह नाके लगाकर चेकिंग भी की जा रही है। फोर्सेस जो हैं पूरी तरह अलर्ट हैं। हमारे नाकाज चल रहे हैं, कैसोज चल रहे हैं, एम्बुश हो रहा है, नाइट पेट्रोलिंग हो रही है, दिन में अलग अलग जगह पे MBCP लगा रहे हैं। तो कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट को बचाने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल अलर्ट हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस ये है ना कि हमने वो किसी भी जो अनटुवर्ड इंसिडेंट होने से पहले ही लोगों को आइडेंटिफाई किया और उनको अरेस्ट कर लिया और FIR दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। स्पेशल अलर्टनेस आर्मी की तरफ से है। आर्मी हर वक्त अलर्ट ही रहती है और उनके अलर्टनेस से ही जो है वो पीस जो है प्रिवेल करता है। काम कर रहे हैं। एंटी ड्रग्स जो है वो मुहिम जो चलाई हुई है पुलिस में, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी हेल्प कर रही हैं और उसमें अच्छा रिजल्ट पा रहे हैं। लोगों का कॉपरेशन है। कोविड में लोगों ने बहुत कॉपरेशन किया है। 1% पॉपुलेशन या 1 से भी कम जो है वो हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े बिगड़े होते हैं, तो उनके लिए कानून बना हुआ है और कानून के हिसाब से जो एक्शन जो होगा वो किया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण बंद की गई श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में अब फिर से इजाफा होने लगा है। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद अब श्रद्धालु माता रानी के दर्शनों के लिए कटरा में पहुंच रहे हैं। इस मौके पर दर्शनों के लिए कटरा पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि कोविड के जो नियम कानून बनाए गए हैं सभी को उनका पालन करना चाहिए और फिर वे दर्शन के लिए आ सकते हैं। वहीं होटल एसोसिएशन कटरा के प्रधान राकेश वजीर ने घोड़े और पिट्ठू वालों से अपील की है कि वे यात्रियों से किसी
भी तरह की बहसबाजी ना करे जिससे कि यात्रा पर कोई असर पड़े। इसके साथ ही उन्होंने श्राइन बोर्ड का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बोर्ड ने उनके साथ बैठक कर उनकी मांगों पर गौर करके यात्रा के लिए अच्छे कदम उठाए हैं। मैं अमृतसर से आया हूँ दर्शन करने के लिए, और कोविड तो एक सिचुएशन है, लेकिन मैं 2 सालों बाद एक्चुअली आ रहा हूँ, लेकिन कोविड कोई सिचुएशन नहीं है। जिसको माता रानी जी ने बुलाना है उसको बुला ही लेना है, चाहे वो कोविड हो चाहे ना हो। सो दैट इज़ वाई आई एम। कोविड की पूरी नॉर्म्स, अगर आपने इंजेक्शन लगवा लिया है, वैक्सीनेटेड हैं, तो आप आ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क आप लगा सकते हैं, हैंड सैनिटाइज करें और यू कैन गो। आप दर्शनों के लिए आइए। हमारी बहुत बार श्राइन बोर्ड और हाईवे से मीटिंग हुई और हमारा व्यू पॉइंट बहुत क्लियर था कि किसी तरीके की हरासमेंट यात्री को होती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट यात्रा में पड़ता है। और हम शुक्रगुजार हैं श्राइन बोर्ड के और उसके साथ जुड़े हुए बाकी सारे लोगों के कि उन्होंने एक सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है और चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ ही मेरी अपने चाहे घोड़े वाले हैं चाहे बाकी जितने भी हमारे भाई हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि यात्री जो है वो हमारे लिए सब कुछ है। और अगर यात्री के साथ किसी तरीके की भी हरासमेंट होती है तो वो अच्छी बात नहीं है, उससे यात्रा नीचे जाती है और कटरा का इम्पैक्ट बुरा जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो स्टेप अभी लिया है ये बहुत अच्छा है और हम इसकी सराहना करते हैं। देखिए, हमने पीछे भी हमारे एसएसपी ट्रैफिक के साथ जिसमें बाकी पुलिस के एहलकार बैठे हुए थे और हमारी जो गवर्नमेंट से भी मीटिंग हो रही है, हमने उनको 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर बताई। एक, कटरा के एरिया के हिसाब से अभी ऑटो यहाँ बहुत हो गया है और अभी यहाँ पे परमिट की रिस्ट्रिक्शन हो जानी चाहिए। अगर कोई पुराना ऑटो रिप्लेस करके नया डालता है तो वो डाले, मगर नए ऑटो नहीं आने चाहिए। एक दूसरा, हमने उन्हें कहा कि कटरा में जितने भी इस एरिया के परमिट वाले ऑटो वो चलें, ना कि कोई रजौरी का किसी का परमिट है वो भी चल रहा है, किसी और जगह का है वो भी नहीं। चलिए, अब समय हो चुका है अलविदा लेने का। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।